हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह सर के साथ हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 1 आप देख चुके हैं। पार्ट 2 में भी अतीक अहमद के बारे में बहुत सी बातें खुल करके सर ने बताई है और धुरंधर 2 को लेकर के ये जो देश के अंदर बवाल चल रहा है उस पर बहुत सी पोल भी खोली है। तो इस पार्ट 2 को आप एंजॉय करें, उसके पहले चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हमारे लंबे पॉडकास्ट को हम छोटा करके यहाँ आपके सामने कुछ पार्ट्स में लेकर के आते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विक्रम सिंह सर के साथ हमारा पार्ट 2। मैं आपसे अतीक अहमद और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते के ऊपर ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कुछ खास दलों की ये मजबूरी हो गई है, अंदर से वो चाहे या ना चाहे, अब ये उनकी मजबूरी हो गई है कि अतीक अहमद का उन्हें साथ देना है, चाहे फिल्म में ही क्यों ना दिखाया जाए। आप कैसी बात कर रही हैं? आप इतनी प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, इतना आपका अनुभव है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। हमारा समाज तो ये कहता है कि अगर लड़के इन्होंने किया था इनको चौराहे खड़ा करके गोली मार दो इनको। ठीक है। लड़के हैं, लड़कों से गलती नहीं होती है। गलती ये आपकी जीवन की आखिरी गलती होगी। दूसरी चीज़, आपने क्या वजह की ऐसे गुंडे मवालियों को, और जब उसने पुलिस वाले को बंधक बनाया तो बताया ये जाता है कि उन्होंने फ़ोन करके कहा तुम्हें मेरी कसम है इनको छोड़ दो। मेरी कसम नहीं, आपको कह देना चाहिए थी इंस्पेक्टर शाहगंज, एसएसपी इलाहाबाद, जा कर के इनके घर को रौंद दो। और वहाँ पे जिसको हिस्ट्री शीट में कहते हैं लाचिरागी कहते हैं, यहाँ चिराग जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, वो आपकी दुर्गत हो जाती। आपने दरअसल सांप को दूध पिलाया। ऐसे व्यक्तियों को जो भी आदमी उनकी पीठ पे हाथ रख रहा है, दरअसल वो विषैले सांप को दूध पिला रहा है। वो अतीक हो, मुख्तार हो, शहाबुद्दीन हो या कोई भी हो। लेकिन आपकी जो अनिवार्यता है, मजबूरियां, पहली चीज़ आपको कमाऊ पूत की ज़रूरत है। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको पैसे चाहिए। पैसे अब बाबा राघव दास तो देंगे नहीं, या वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो पैसे मिलने नहीं हैं। पैसे कौन देगा? ऐसे मवाली देंगे जो 1 करोड़ लूटेंगे, 10 लाख अगले को देंगे, 90 लाख अपने पास रख लेंगे। तो ये बहुत एक कन्वीनियंट एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अपना पैसे कमाओ, खुद भी आगे बढ़ो और हमको भी दो। वरना इसी नोएडा में आकर के सेक्टर 15A में जाकर के CEO के घर में जाके फर्नीचर तोड़ना, बूढ़ी माँ के साथ अभद्र व्यवहार करना और FIR ना होना। आप कितना और नीचे गिरेंगे इन पापियों को, हत्यारों को और क्रिमिनल्स को अपने सर पे चढ़ाने में। आपने सर पे तब चढ़ा जब जिंदा था। अब जब मरा हुआ है, जो कहते हैं एक मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो हमें तो यही लगता है कि ये मरा हाथी भी जो है इसकी इतनी वैल्यू, महाराष्ट्र से लेकर के लखनऊ तक इसके जो है एक चिलम भरने वालों की कमी नहीं है। अरे धिक्कार है ऐसे नेताओं के ऊपर, और धिक्कार है ऐसी घटिया राजनीति पर। अतीक अहमद को लेके उसके खात्मे तक, शुरुआत कहाँ से हुई वो तो सब जानते हैं, उनके खात्मे तक हमें ये मालूम है कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। आज ही बयान आया है प्रशांत कुमार जी का, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से कहा गया है कि असली धुरंधर योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने ये कहा है कि हर वो अधिकारी जो उस समय ड्यूटी पर था, हर वो सिपाही जिसने पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को बिना दबाव में उस समय किया, वो सब असली धुरंधर हैं और योगी आदित्यनाथ असली धुरंधर हैं। आप मानते हैं ऐसा? मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, मैं 100% नहीं 200% प्रशांत की बातों से सहमत हूँ। एक ऑर्केस्ट्रा है जिसमें 200 म्यूजिशियंस हैं और एक मास्टर कंडक्टर है। ऐसी सक्सेस आसानी से नहीं आती है कि ड्रमर से मिल गई या फ्लूटिस्ट से मिल गई या वायलिनिस्ट से मिल गई। जब मास्टर कंडक्टर को अपना काम आता है और जब कंडक्ट करता है ऑर्केस्ट्रा, तो मोसार्ट और बिथोवन की सिम्फनी निकलती है। योगी जी ने जैसे कंडक्ट किया ऑर्केस्ट्रा को, हर आदमी चूल से चूल मिला के, ताल से ताल मिला करके, और जो संगीत बाहर आया उस संगीत के 4 सुर हैं, मिट्टी में मिला दूंगा। और इन 4 सुर के आधार पर पूरे ऑर्केस्ट्रा ने फिर उसका कोरस बनाया, और उस कोरस में जो सामने आया फिर वो मिट्टी में ही मिल गया। धुरंधर 2 में अतीक अहमद का मारा जाना, मतलब मैं इस चीज़ को इस तरह से समझ रही हूँ कि दाऊद को लेके जो सीन है उस पर भी बवाल है, नोटबंदी वाला जो है उस पर भी बवाल है, अतीक अहमद के ऊपर भी बवाल है। और अगर ये जितने भी बवाल हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म बीजेपी ने बनवाई है ये फिल्म, तो सर एक पहले ऐड आता था ना, कहते थे दाग अच्छे हैं, तो प्रोपेगेंडा फिल्म अगर है भी, मैं तो कह रही हूँ, तो अच्छी है।
जो भी है देखिए, जनता को कोई जनता जनार्दन, नक्काराए खुदा, उर्दू ज़बान कहते हैं नक्काराए खुदा, जनता जो की आवाज़ वो खुदा की आवाज़ है। तो अब अगर जनता ने इतना सपोर्ट किया और मुझे बताया कि ये इतिहास रच दिया धुरंधर 2 ने, इतनी सक्सेसफुल को नहीं थी, आप उसको नकार कैसे सकते हैं? जाहिर है कि उस फिल्म में बहुत मेरिट है और उसने कहीं जा कर के जो हृदय को छू लिया है, इसीलिए इतनी कामयाबी मिली है। लाकि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ तब जाती थी, वो नक्कार खाने के जहाँ नगाड़े बज रहे हैं, ये जो 4-5 नाम आपने गिनाए हैं, ये तो बिल्कुल इनके कोई वजूद नहीं इनका। इनको अब सोचना चाहिए कि अपनी जो है वेवलेंथ को और अपनी सोच में ज़रा कुछ परिवर्तन ले आएँ, वरना ये बिल्कुल ही जनता जो देख नहीं रहे कि सामने सुनामी जनता की अप्रूवल की है और यहाँ 2-3 तितलियाँ कह रही हैं कि हम सुनामी रोक देंगे, नहीं रोक पाएगा। अबू आज़मी ने तो क्लियरली कह दिया है कि अतीक अहमद के आईएसआई से संबंध नहीं थे, मतलब ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया वो तो खैर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के वो हैं अबू आज़मी, तो ऐसा अविद्वतापूर्ण बयान तो मुझे अंदाज ही नहीं कि कैसे कह दिया उन्होंने। वो उनके पास कोई प्रिवी है, मुझे ये मालूम है कि उसका इकबालिया बयान है, ये झूठ है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मिलेगा, ये ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बावजूद आपका कहना कि आईएसआई से संबंध नहीं थे, तो मुझे ज़रा ये देखना पड़ेगा जो इस तरह सर्टिफिकेट दे रहा है, ज़रा उसकी भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि कहते बाढ़ का पानी इसके पहले कि हम तक आए, कुछ हम अपना भी तो इंतज़ाम कर लें। तो होशियार को इशारा काफ़ी है। मैं समझता हूँ जो लोग इस बेकरारी के साथ अतीक के साथ खड़े हैं, उनके बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा तस्दीक हो जाना चाहिए। सर, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेके फिल्म में जो दिखाया गया है, सौभाग्य मेरा रहा कि आज ही में एसपी वैद्य सर से भी सुबह मेरी बात हुई, जो कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी हैं। राइट। तो उनकी तरफ से कहा गया कि एक वो वक्त भी था जब दाऊद के पैसे से बॉलीवुड में फिल्म बनती थी, और अब ये वक्त है जब लोग ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि भाई बीजेपी के पैसे से फिल्म बन रही है। तो उनका ये कहना था कि दाऊद के पैसे से फिल्म बन रही थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों को, अब दाऊद को बिस्तर पर दिखा दिया गया है क्योंकि, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। दाऊद भाई, जो लोग दुबई जाके क्रिकेट मैच में जाते थे, ज़रा उनसे पूछिए। जो हमारे फिल्म स्टार जो उर्दू अदब और तहजीब के अपने शबाब पे जा कर के वहाँ पर रोशन चिराग होते थे, उनसे पूछिए ज़रा। तब तो जा कर के दाऊद के टुकड़ों पे जो पल रहे थे, ज़रा उनसे पूछिए कि अब क्या हो गया, सारी दावतों पे ख़त्म हो गई, दिवाला निकल गया दाऊद का क्या। और जितनी हमारी हीरोइंस थी, एक दो तो मैं इसका कि गुमनामी में चली गई, आज तक मैंने सुना ही नहीं वो गई कहाँ। एक मंदाकिनी हुआ करती थी, वो भी दाऊद की, एक बार मैं आज तक पता नहीं मंदाकिनी गई कहाँ। एक और लड़की थी दिव्या भारती, उसकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में शायद उसकी मृत्यु हुई, कैसे हो गई, आपने कभी पूछा नहीं। इस तरीके की हॉस्पिटैलिटी जो दाऊद इब्राहिम के लेते थे और जो बिल्कुल गायब हो गए, उसके बारे में भी आप कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लेन देन और जो मोहब्बत का गोशा आपके कलेजे में है, तो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये सोचना पड़ेगा इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको, इलाज कराइए अपना जाके मनोचिकित्सक से। दाऊद इब्राहिम के साथ जब इस तरह की फ़ोटो आती थी पहले, आज ही मैं देख रही थी एक फ़ोटो बहुत वायरल थी, उसमें राज कपूर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, पीछे की रो में दाऊद इब्राहिम बैठा था। तो जब ऐसी फिल्में आती थी और मालूम चलता था कि कोई फिल्म स्टार गया है दुबई, दाऊद से मिल के आया है, तो क्या उनसे कोई पूछताछ नहीं होती थी? क्या ये बहुत कॉमन है कि कोई अंडरवर्ल्ड डॉन से जाकर के मिल के आ जाए और उसको छोड़ दिया जाए? तब दाऊद का ऐसा स्टेचर था, वो फाइनेंसर था फिल्म का, रियल एस्टेट का, और वसूली वगैरह करता रहता, छोटी मोटी वसूली कम करता था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में निवेश, रियल एस्टेट में। और टेरर उसका ऐसा था कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी मुंबई में, उसका ऑक्शन नहीं हो पा रहा था, ऐसा टेरर था। और जो लोग वहाँ जाते थे वो ग्लैमर कोशेंट होता था। कहते काश मेरी भी ऐसी खुशकिस्मती होती कि मैं ही जाके नियाज़ हासिल करता उनका, दाऊद भाई का, मैं भी कुछ उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठा लेता। लेकिन मेरी तो बदकिस्मती कि मैं तो दूर दूर तक नहीं। तब एक ग्लैमर कोशेंट और बड़े फ़ख्र की बात होती थी। और जो ऐसे पेज 3 या ऐसी मैगजीन्स होती थी, उनमें खूब ऐसी पब्लिसिटी भी होती थी। लेकिन ये तो बाद में जब खुलने परत दर परत खुलता गया कि ये तो एंटी इंडिया है, क्रिमिनल है, मैच फिक्सिंग करता है। जावेद मियादाद का जो छक्का लगा था लास्ट बॉल पे, वो भी फिक्स था। कुछ ऐसी बातें सामने आई, अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें थीं। लेकिन आज की तारीख में अगर दाऊद मर गया, उसमें लोगों को तकलीफ है, तो उनको तकलीफ होनी चाहिए जो हमदर्दी दिखा रहे हैं। एसपी वैद्य सर ने एक बात और बोली सर, वो मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने दाऊद का इस्तेमाल किया भारत के लिए।
आईएसआई ने दाऊद का इस्तेमाल किया भारत के लिए। क्या आईएसआई ने इस्तेमाल किया दाऊद का? पूरी तरीके से वो आईएसआई का बड़ा वैल्यूबल एसेट है, और इतना वैल्यूबल एसेट है कि जब कभी हिंदुस्तान ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इन्होंने आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया। और खैर अब देखें बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है, और बहुत कुछ हो रहा है। अननोन गनमैन चारों तरफ घूम रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि कौन कहाँ बैठा है पता लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कभी कभी अफवाह उड़ती है कि वो मर गया है, और जब जितनी अफवाह उड़ती तब मान लीजिए कि और काफ़ी सलामत है, मरा मरा है कोई नहीं। आपको अतीक अहमद का अगर मैं सबसे विभत्स कृत्य पूछूं तो वो कौन सा लगा है? मेरी समझ में जिस सिपाही की उसने खाल उतार के लोथड़ा बाहर फेंक दिया और पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया कि ये लोथड़ा रखा है, उठा ले जाओ और दोबारा कोई हिमाकत मत करना इस तरफ आने की, वो। लेकिन इसकी एक नहीं, सेक्टर 15A में एक बूढ़ी माँ, उसको क्या लेना देना? उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि उनका बेटा CEO है नोएडा अथॉरिटी का, उनके ऊपर हाथ उठाना, मैं इसको भी बहुत पाप मानता हूँ। अपराध तो अपराध है, ये पाप मानता हूँ। और इसने जो कुछ भी किया, एक से बाद कहते हैं कि रोज़, जैसे तेंदुलकर क्रिकेट में रोज़ अपने ही रिकॉर्ड को खुद तोड़ता है, ये अपनी ही पाजी पने और जलील पने के रिकॉर्ड खुद ही रोज़ तोड़ता था। मैंने आपको सामने 2 मिसाल रखी, लेकिन अगर 11 जज हाई कोर्ट के अपने को रिक्यूज़ करें, DMS पे ये कह दें कि हमें जान का खतरा है, हमें हटा दिया जाए, आप समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा ये जलील इंसान था। लेकिन वाह रे हमारी राजनीति, इसके भी अलमबरदार और चप्पल उठाने वाले मौजूद हैं हमारे समाज में। जब ये पूरी घटना घटी थी, जो आपने बताया कि सिपाही का खाल उतार करके चौराहे पे टांग दिया था, तो उसके बाद क्या पुलिस वालों में बहुत दहशत हो गई थी? दहशत भी थी। अब जब आप हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, कोई रेड नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब CM कह रहा है कि अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम इसको छोड़ दो या क्या कर दो, जब ये इक्वेशन, तो किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी उसके यहाँ चला जाए? पर हमने देखा है सर कि इस देश में कई आंदोलन हुए हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हमने दिल्ली रेप केस के बाद भी देखा था लोग सड़कों पर निकले, कोलकाता वाले के बाद भी हमने देखा था। तो इतना जघन्य अपराध कोई करे, ठीक है CM उसके साथ रहे होंगे उस समय, पर क्या जनता कभी बाहर नहीं निकली? ऐसा कृत्य देखने के बाद भी, इतने जघन्य अपराध के बाद भी हिम्मत जनता में नहीं थी? हिम्मत नहीं थी, ये आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष है आपका। जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, आरोपी आपके सामान्य व्यक्ति थे, बाहुबली और माफिया नहीं थे, अतीक के कद्दावर नहीं थे, इसलिए शायद आंदोलन हो गया। लेकिन इस केस में कोई आंदोलन, जनता सड़कों पे नहीं उतरी और पुलिस उसके घर पे नहीं गई। मैं दोनों बातें आगे बढ़ा कह रहा हूँ, शायद इसके लिए क्योंकि राजनीतिक संरक्षण और बाहुबली की गर्म जेबें, गहरी जेबें इनके कारण थे। उसका उस मामले पे आगे केस चला था अतीक के ऊपर? नहीं, कोई इससे पहला केस जब मैं DGP हुआ, उसके तीसरे दिन अशरफ ने यतीम खाने की दीवारें तोड़ के उसको कब्जा करने की कोशिश की, लड़कियों के साथ गैंगरेप किया। तो मेरे सामने भी चुनौती थी कि मैं एक्शन लूँ या न लूँ। तो मैंने कहा अब मैं DGP रहूँ या न रहूँ, आज मैं इनको बता दूंगा आटे दाल का भाव बड़े कायदे से। तो इनको मैंने दिया गैंगस्टर एक्ट NSA मुकदमा लिख दिया और उन पर चलाया बुलडोज़र इनकी प्रॉपर्टी की। ये कौन से साल की बात है? 2007। 2007 पहली बार बुलडोज़र चला था। पहले जब मैं जहाँ SSP DI वहाँ खूब चलवाता था मैं, और ये एज DGP मैंने चलवाया कि अब इनको छट्टी का दूध अगर मैंने याद न दिला दिया, ये भी क्या याद करें किससे पाला पड़ा है। खैर वो बुलडोज़र चल गया, अशरफ गिरफ्तार हो गए, ये तो पहले ही जेल में थे, अतीक मियाँ। अशरफ गिरफ्तार हो गए, उनको उम्मीद नहीं थी कि साहब बताइए अभी गिरफ्तार भी हो सकते हैं, NSA भी लग सकता है, गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो इन्होंने की शाइस्ता परवीन इनकी बेगम थी, इन्होंने टाइम मांगा मिलने के लिए, तो मैं बिल्कुल तशरीफ़ लाएँ कल 10 बजे। तो ये परवीन, शाइस्ता परवीन और अपने बेटे असद को, इतना बड़ा था मासूम, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, लेकर के आए। उनका आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बस ये गुजारिश करने आ रही हूँ कि मैं बेवा नहीं बनना चाहती। उनका कौन चाहेगा शरीफ आदमी की कोई बेवा हो, सब आबाद रहें, खुश रहें, लेकिन आप बेवा होंगी या नहीं होंगी इसका फ़ैसला आपके शौहर करेंगे। और मेरा आपको एक पैगाम है, अपने शौहर को दे दीजिएगा आसान और मुफीद मशवरा, अपनी हरकतों को कंट्रोल करें, वरना अगर उन्होंने कोई हिमाकत करने की ज़हमत फरमाई तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा प्रसाद पा जाएंगे। वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा बड़े बेशकीमती तबर्रुखात कहते हैं प्रसाद को, बेशकीमती तबर्रुखात पा जाएंगे, भूल जाएंगे गुंडागर्दी क्या होती है, भूल जाएंगे। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। असद बैठा था, हमने
डीजी ऑफिस बहुत बड़ा होता है, किनारे बैठे, बेटा तुम वहाँ बैठे, क्योंकि ये बातें छोटे बच्चे के जहन पे माकूल नहीं रहेंगी। घर से बच्चों की किताबें मंगाई जो रहती, कुछ चॉकलेट्स मंगाए, उसको दी, लेकिन हम क्या मालूम था कि आगे उसकी नीयत में क्या था, इनकाउंटर हो गया उसका। लेकिन जितनी मेरी बात शाइस्ता से हुई थी, मैंने बड़े कायदे से उनको समझाया था कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जिसकी हिफाजत के लिए तनख्वाह ले रहा हूँ, अगर किसी ने बीच में हिमाकत की तो मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, क्योंकि उसको मिटा के मरूँगा। ठीक बात। आप तो कहाँ असद के लिए सोच रहे हैं कि वो छोटा बच्चा था और उसको बाहर बिठा दिया, उसको चॉकलेट किताबें मंगवा करके दी। असद के लिए ही, क्योंकि उस समय मैं इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रही थी, हमने उस समय ये जाना कि कैसे असद जब बहुत छोटा था, नाबालिग 12 साल की उम्र का जब वो था, तब उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई थी और उसमें सेलिब्रेटरी फायरिंग कर रहा था। हाँ, और वैसे तो विजुअल भी सामने आ चुके हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं हवाई बात कर रही हूँ, अगर किसी को लगे चुभे ये बात, उसके बाकायदा वीडियो सामने है। तो एक बाप है जो बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहा है, उसको ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है, गन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और दूसरी तरफ आपका हृदय है जो वो मिलने भी आई थी छोटा बच्चा लेके, तो आपने कहा कि बच्चों के सामने ये बात नहीं करनी है। शायद यही संस्कार होता है, और वो फ़र्क इस समय भी हम जब धुरंधर 2 रिलीज़ हुई है तो वो देख पा रहे हैं। मैं समझना आपसे ये भी चाहती हूँ कि क्या अतीक अहमद का जिक्र हुआ है मूवी में, क्या मुस्लिम कौम से वो जुड़ा हुआ था, उसका जिक्र हुआ है मूवी में, इसलिए ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। मतलब अतीक की जगह अगर विकास दुबे का नाम होता कि उसका संबंध आईएसआई से है, तब इन लोगों को मिर्च नहीं लगती। शालिनी जी, अतीक अहमद क्या ब्रांड एम्बेसडर है इस्लाम का? और अगर ये ब्रांड एम्बेसडर थे, जो बना रहे, लानत है उनके ऊपर। ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाकुल्लाह खां, परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, ये हैं ब्रांड एम्बेसडर हमारे मुसलमान भाइयों के। ये चुट्टा 2 कौड़ी का टिकली चोर अतीक नहीं हो सकता ब्रांड एम्बेसडर। बड़ा पवित्र मजहब है इस्लाम, बड़े बड़े दरविशाना मिजाज के इसमें लोग रहे हैं। मेरे खुद के उस्ताद मुसलमान रहे हैं। अतीक अहमद इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर का जो बना रहे हैं, वो डिससर्विस कर रहे हैं इस पवित्र नाम के ऊपर। मैं तो खुद बनारस की रहने वाली हूँ सर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भारत रत्न, और कितनी शाइस्ता ज़बान उनकी, कितना प्रेम उनका बनारस से। और सुबह बनारस, और जब शहनाई उनकी थी नौबत खाने में, जब वो शहनाई, वाह वाह क्या कहना। लेकिन बिस्मिल्लाह, अब मैं एक नाम और जोड़ लेता हूँ, बिस्मिल्लाह खां भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएंगे ये लोग, क्योंकि उससे इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। इनके वही होंगे गरीबों के मसीहा। मैंने एक टीवी शो पे पूछा था, बता दे इन लोगों की कहाँ पर कब्रें हैं। किसी को नहीं मालूम था जो उनके पैरोकार थे कि इनकी कब्रें हैं कहाँ, क्योंकि इसमें राजनीतिक कोई लाभ नहीं है, स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, वोट बैंक हमारा पूरा नहीं होगा। तो ऐसी जगह हम क्यों दस्तक दें जहाँ से हम मायूस होकर लौटें। अतीक अहमद की कब्र लेकिन कहाँ है, वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, क्योंकि उसकी तो लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। और हालांकि वो करना भी ज़रूरी था, मैं क्योंकि उस समय मीडिया में ही थी, न्यूज़ चैनल में ही थी, और उसकी रिपोर्टिंग हमने भी की है। पर हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन महान लोगों की कब्र कहाँ है वो किसी को नहीं पता। अतीक अहमद की कहाँ है वो शायद दुनिया को पता है। तीर्थ स्थल हो गया है वो तो तीर्थ स्थल, तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, जियारत के लिए जाते हैं वहाँ पे। ऐसे लोगों की थर्ड क्लास लोगों की कमी थोड़ी है, उनके लिए तीर्थ यात्रा है वहाँ जाना। बकवास और प्रोपेगेंडा फिल्म है, इमरान मसूद की तरफ से भी कहा गया। बहरहाल अब मैं ये जितने क्योंकि हम बयानों के ऊपर अगर आपसे चर्चा करेंगे सर, तो मुझे लगता है रात हो जाएगी। हम अपना वक्त ऐसे घटिया बयानों पे और ऐसे लोगों की बातों को क्यों करें। आपका भी समय बर्बाद होगा, आपके दर्शकों का भी समय बर्बाद होगा। और एक कहावत ये है, डॉग्स बार्क एंड एलिफेंट्स वॉक, कुत्ते के भौंकने से हाथी की चाल में फ़र्क नहीं आता है। बहुत शानदार। अब आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि सरकार बदल चुकी है, क्योंकि नोटबंदी हो चुकी है, क्या ज़रा भी आपके मन में ये डाउट है? क्योंकि पहले का तो आपने मुझे बता दिया कि फेक करेंसी का इस्तेमाल इलेक्शंस में होता रहा है। धुरंधर 2 ने ये दिखा दिया कि 2017 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में फेक करेंसी का इस्तेमाल होने वाला था। अब फिर तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है 2027 में, तो अगर 2017 में फेक करेंसी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होने वाला था चुनावों में, 27 में भी क्या हो सकता है? संभावना प्रबल है। जब कुंभ मेले में प्रयास तो क्या ही था, कुंभ मेले में कुटीर उद्योग की तरह ये जो था आपकी मल्टी
साइट फैक्ट्रीज थी जो कि बहावलपुर से चल करके और मास्टर क्लास के तरीके से नोट छापते थे, वो तो स्कोप अब नहीं है। लेकिन कॉटेज चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये मान के चलिए कि निश्चित फेक करेंसी का इस्तेमाल होगा, लेकिन कुटीर उद्योग की तरह से। हाँ, 2-4-10 करोड़ छाप ले, सब कुछ मिला करके पूरा दांव लगा ले, लेकिन अब अगर जो किया होगा तो अब हमारी टेक्नोलॉजी, अब हमारे पास ATS है, STF है, AI एनेबल्ड टूल्स हैं, मशीन लर्निंग है। अब अगर करेंगे तो शायद जो छापेंगे जो इनके बैंक में है वो भी सरकार जब्त कर लेगी। तो इसलिए इफ़ दे नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे विल नॉट इवन लुक दैट वे। ये बदलाव क्या टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है या मौजूदा केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार की बदौलत हो पाया? टेक्नोलॉजी आई तब चूंकि प्रदेश और केंद्र सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है पुलिसिंग को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वरना पुलिस के पास तो लाठी वॉज द ओनली टेक्नोलॉजी दैट द पुलिस एवर हैड 1861 से लेकर के। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। और टेक्नोलॉजी तब आई जब सरकारों ने, दोनों ने कहा कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी गिवन। लाठी का इस्तेमाल आपने कैसे कैसे किया है, फिर मुझे बताइए। बहुत लाठी का इस्तेमाल किया। लाठी ड्रिल हमारे ट्रेनिंग में आती है और कहते भी हैं कि सामने बलवाई 50 गज, एम शूट, ये तो हुई फायरिंग की बात। जब लाठी चार्ज होती है तो बलवाई में कहते हैं कि एक अड़ी घूप, मराठी टर्म है, और कहाँ मारना है, घुटने के नीचे। कहा जाता है घुटने के नीचे, लेकिन मारा कहीं और जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ घुटने के नीचे मारे तो शायद हम आपके सामने बैठे नहीं होंगे। इसलिए ये तो प्रतिद्वंदी जाएगा या मैं जाऊंगा, तो बेहतर यही है कि प्रतिद्वंदी ही जाए। और लाठी जो है बड़ा इफेक्टिव वेपन है। और उत्तर प्रदेश पुलिस पे अक्सर थानों में लिखा जाता है भारतीय लाई डिटेक्टर, लाठी को लिखते हैं लाई डिटेक्टर। छोटी लाठी होती है उसको कहते हैं समझावन और बड़ी को कहते हैं बुझावन। तो ये नॉमेनक्लेचर लोग प्रेम से कुछ भी नाम दे देते हैं। तो और बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। लाठी चलाने के नियम भी हैं और लाठी चलाने के जो लाठी ड्रिल है हमारे यहाँ, तो कोई पुलिस अफसर के मैंने लाठी नहीं चलाई है तो आपका स्थान पुलिस में नहीं है, तो आपको कभी मौका नहीं मिला है दंगाई और बलवाई को झेलने का। और वरना आपको अच्छी तरीके से मालूम होता है रिफ्लेक्स एक्शन में भी लाठी चलाना आना चाहिए आपको। आपका बस चलता अगर सर, तो अतीक अहमद को वो कौन सा साल होता जब आप पहले ही ख़त्म कर चुके होते? जब मौका मिल जाता। मैंने ये कहा कि मैं मौका, आदमी, एक कहावत है इंग्लिश में, द ईगल इज़ अ पेशेंट बर्ड। ईगल, गिद्ध जो होता है वो बहुत ही शांत तो नहीं कहूँगा, लेकिन धैर्यपूर्ण एक प्राणी होता है। वो मौका देता है कि कब आप सेवा का मौका दें। और हम लोग सेवक हैं, जनता के और कानून के सेवक हैं। हम किसी में भी प्रमाद कर लें, भोजन में, रात्रि व शाम में, लेकिन सेवा में प्रमाद नहीं करते हैं। और जिसने सेवा का अवसर दिया वो मैं समझता हूँ कि बड़ा पुण्य का काम है कि इतनी सेवा दे दो कि वो 7 पुरुष को बताए कि कुछ सेवा हुई है तुम्हारी। और जिनको मैंने सेवा दी है वो वाकई आज तक याद करते हैं और उनके आंसू निकलते हैं कृतज्ञता के और आभार के कि कुछ सेवा उनकी हुई है। अब जबकि इस चीज़ का इतना प्रचार हो चुका है कि अतीक अहमद का ISI से संबंध था, लश्कर तैयबा से संबंध था, मैं बहुत क्लियर पूछ रही हूँ सर, क्योंकि अतीक अहमद का वो जो पूरा कांड है, रिपोर्टिंग के दरमियान ही मुझे समझने का ज़्यादा मौका मिला। जो मौत उसे मिली है, क्या वैसी मौत का वो हकदार था या जितनों का उसने खून के आंसू, जितनों को उसने रुलाया है, उसका अंत कुछ और होना था? मैं 2 पार्ट पे उसका उत्तर दूंगा। लीगली स्पीकिंग बिल्कुल गलत हुआ, पुलिस कस्टडी में मौत, उसमें माफ़ी का खाना नहीं होता है। मॉरली देखें, नैतिकता पे बिल्कुल गलत था। लेकिन जो काल चक्र है, जो प्रारब्ध है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, दोज दैट प्ले विद द सॉर्ड शैल पेरिश विद द, जो तलवार से खेलते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं। इफ़ यू रेयर स्नेक्स यू विल बी बिटन बाय द स्नेक्स। अगर सांप तुमने बोए हैं तो सांप ही तुम्हें डसेंगे भी। तो उनके कर्म दोनों के, अब ये कार्मिक फल जो है, हालांकि ये दार्शनिकता की बात है, दार्शनिकता की बातें करनी नहीं चाहिए, मेरा काम आपको यथार्थ बताना है। लेकिन वो ठीक था कि आपने पाप किया था कि आपने अपनी मौत को दावत दी। जिस तरीके से हुई गलत हुई, इसमें आपको अंतर मंथन पुलिस विभाग को करना होगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर इनकी मौत के दोनों भाइयों के बाद जो खुशी की लहर दौड़ गई, वो वहाँ मैंने तो घी के दिए नहीं जलवाए थे, वो तो जनता ने जलाए थे स्वेच्छा से, अपनी प्रेरणा से। धुरंधर 2 आप देखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे।
अच्छा। बस आप लोग जब अवसर देंगे तब जाऊंगा। अभी सिनेमा हॉल सारे बुक है सर, मैं ये भी आपको बताऊं। अच्छा अभी किया, अगर बता आप दिया। कोशिश करेंगे भी तो बड़ी मुश्किल से टिकट मिल पा रहा है। तो अच्छा है हम लोग आपको बिजी रखे हुए हैं कि जब थोड़ा थिएटर खाली होगा तब आपको मौका मिलेगा देखने का। ईगल इज अ पेशेंट बर्ड, मैं प्रतीक्षा करूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय भी हमें दिया। और अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध था, नोटबंदी कैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावों में, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि पहले शायद हमेशा ही इसका इस्तेमाल चुनावों के समय होता रहा हो। और धन्यवाद आपका कि हमारे कहने पे तुरंत आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद Thank you so शालिनी much, जी, sir. बड़ी है आपका ये दफ्तर, आपको मुबारक हो। भगवान करे आप इसको खरीदें और भी ऐसे दफ्तर खरीदें। Thank you, sir. थैंक यू।